Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Keep joining, guys. अच्छा, कल है ना, आप लोग बोल रहे थे कि वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही थी। एक बार वीवीपी चेक करा दो। वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ बराबर है, सब कुछ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कीप ज्वाइनिंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ। राधे कृष्णा डियर, राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कीप ज्वाइनिंग, कीप ज्वाइनिंग। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे जो है कोई पेड स्टूडेंट अभी फिलहाल है यहाँ पे? कल हम लोगों ने ना एक्चुअली पेड स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने एसडीजीज और एमडीजीज करे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट को लेके, और बहुत अच्छे से, बहुत एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोगों ने उसको किया। और आई बिलीव सबके एकदम दिमाग में ताला बंद करके बैठ गया होगा वो टॉपिक, राइट? मैम आपकी क्लास कल हुई थी क्या? मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। नहीं डियर, एक्चुअली कल क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लाइट बंद थी, काफ़ी देर से लाइट बंद थी। एंड देन मैंने जो है, अब लाइट बंद थी तो वाईफाई चल नहीं रही थी, फ़ोन का हॉटस्पॉट शेयर करके जो है पीसी में चालू करने की कोशिश किया लेक्चर को, लेकिन वो जो है 30 सेकेंड्स भी नहीं चल पाए मेरे मोबाइल के नेटवर्क पे, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। एंड देन अनफॉर्चुनेटली 10:20 तक जो है लाइट भी वापस आ गई। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे कि क्या ही है ये, 10-15 मिनट पहले ही आ जाती तो क्या हो जाता, राइट? बट ठीक है, अब 10:20 हो चुका था, आपसे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे लगा चले गए रहेंगे, तो फिर इसलिए क्लास को रहने दिया, दोबारा स्टार्ट नहीं किया। आदिवुड किंग, आप अगर पेड स्टूडेंट हो तो आपने कल का सेशन अटेंड किया था क्या? बिकॉज ना कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे ऐसे मुझे मिले जिन्होंने मुझे बोला कि वो मेरा जो है क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी हफ्ते में जो है 3 टाइम्स गूगल मीट होती है। 3 टाइम्स उनकी गूगल मीट होती है, और वो गूगल मीट मैं, नीधू मैम, जो है चंद्रशेखर सर और सर खुद भी लेते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग पेड स्टूडेंट हो और आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमारी हफ्ते में 3 to 4 टाइम्स जो है गूगल मीट होती है, राइट? तो उसको अगर आपको ज्वाइन करना है और आपको लग रहा है कि आप उस ग्रुप में नहीं हो जहाँ पे लिंक आती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। या तो आप मुझे बता सकते हो, या तो फिर जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखते हैं आप उन नंबर्स पे ये बात को शेयर कर सकते हो, राइट? मैम मैंने भी नहीं किया था, तो डियर प्लीज अवेयर हो जाओ। जानकारी नहीं थी एग्जैक्टली मुझे लगा, बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम हम लोग को लिंक नहीं मिली। तो प्लीज डियर, अगर आप लोग पेड स्टूडेंट हो तो इस बात का ध्यान देना कि हमारी गूगल मीट्स होती हैं जहाँ पे मैं 1-on-1 बेसिस पे आपके साथ मिलती हूँ, आपके सारे डाउट्स एंड सारी चीज़ों को क्लियर करती हूँ और कुछ ना कुछ हमेशा नया सिखाती हूँ, राइट? मैम प्लीज आंसर मी। मैम मैंने पेमेंट भी किया है बट कोई मटेरियल नहीं मिला, मतलब कोई मटेरियल नहीं मिला? अच्छा अच्छा, ओके। तो डियर, मटेरियल मतलब स्टडी नोट्स आपको जो हैं वो वेबसाइट पे भी मिलते हैं, और मैं आपके व्हाट्सएप पेड स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी डालती हूँ, राइट? मैंने भी पे किया है, मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ गाइस, ठीक है? ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पे किया है और उनको लगता है कि वो ग्रुप में नहीं है, तो आप ये देखो, ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे एक बार बोल दो कि आप पेड स्टूडेंट्स हो, ठीक है? या तो फिर आप मुझे भी बोल सकते हो @उषा कुकरेजा 12, ठीक है? मेरा टेलीग्राम है, कहीं पे भी आप जो है बता सकते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से हमने एसडीजी एमडीजी किया था। जितने पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पूछो, मतलब उनको तो मजा ही आ गया था क्लास में, राइट?
चलो अभी ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दो, अगर कोई बच गया होगा आना तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि मैम स्वयं और स्वयं प्रभा करा दो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्वयं और स्वयं प्रभा भी करा देती हूँ, राइट। इसके बाद का मेरे पास ऑलरेडी एक टॉपिक है, किसी ने बोला था मैम कॉग्निटिव थ्योरी रह गई थी, तो ठीक है, इसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी करेंगे। उसके बाद का टॉपिक भी मेरे पास है, किसी ने बोला मैम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करा दो, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करेंगे। इसके अलावा भी किसी को कुछ सजेशंस है, कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, राइट। मैम मैंने भी पे किया है लेकिन गूगल मीट मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा, तो डियर ट्राई करो कि किसी और के फ़ोन में, घर में मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन, भाई का फ़ोन, किसी का भी फ़ोन अगर होगा तो गूगल मीट्स को आप अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब सर ने लिया था तो सर ने भी आप लोगों को बाइनरी कैलकुलेशंस उसमें सिखाई थी, इट वॉज वेरी वेरी यूजफुल, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले पहले आप लोगों को पता है कि स्वयं और स्वयं प्रभा कब लॉन्च हुआ था, किसी को डेट पता हो? ओके, नेक्स्ट टॉपिक टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ऑल राइट, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ठीक है, ये भी करा दूंगी। चलो, और भी किसी को कुछ भी ऐसा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करा देंगे। थीसिस एंड आर्टिकल भी करा दो। थीसिस एंड आर्टिकल तो एनी विच वेज में पूरा डिटेल्स में आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में कराऊंगी ही, ठीक है। चलो बता दो जल्दी से, स्वयं और स्वयं प्रभा कब लॉन्च हुआ था, पता है किसी को? हम्म 9 जुलाई 2017। जो भी बच्चे 7 जुलाई बोल रहे हैं तो डियर 7 नहीं है वो, ये दोनों ही चीजें 9 जुलाई को हुई थी, ठीक है, गुरु पूर्णिमा थी उस दिन को, 9 जुलाई 2017 में ये दोनों लॉन्च किए हैं, राइट। क्या कोई मुझे बताता है कि यहाँ पे जो है डीटीएच चैनल्स कितने हैं? डीटीएच चैनल्स कितने हैं यहाँ पर? डियर मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। कितने डीटीएच चैनल है यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो है 34 डीटीएच चैनल्स हैं, ठीक है, 34 डीटीएच चैनल्स हैं यहाँ पर। और ये ना जो स्वयं प्रभा है, ठीक है, पहले मैं स्वयं प्रभा आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो स्वयं प्रभा जो है ना, स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है। अब हो भी सकता है वो लोग आपसे डीटीएच का भी फुल फॉर्म पूछ लें, तो डीटीएच का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। और जितने भी बच्चे यहाँ पे 32 चैनल्स बोल रहे हैं ना, तो 32 पुरानी इंफॉर्मेशन है डियर, थोड़ा सा आपके जो फैक्ट्स हैं उसको करेक्ट कर लो। 34 चैनल्स है अभी न्यू, ऑलराइट, ये डायरेक्ट टू होम चैनल्स होते हैं। और यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सबकी पढ़ाई होती है, राइट। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सबकी पढ़ाई होती है। सारे यूजी पीजी जितने भी कोर्सेज आप लोगों को पता है, सारे के सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, सिर्फ इंजीनियरिंग को छोड़ के, ठीक है, ओनली इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में ये जो है आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग क्यों? बिकॉज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, राइट, उसको टीवी पर नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जस्ट आपके टीवी के जैसे ही होते हैं, टीवी चैनल के जैसे ही होते हैं। यहाँ पे 24/7 बेसिस पे जो है आपके जैसे सीरियल्स आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसे ही 24/7 जो है वो लोग जो है कंटेंट्स को डालते हैं। अब वो लोगों का जो न्यू कंटेंट होता है ना, वो 4 घंटे का होता है, 4 घंटे का न्यू कंटेंट होता है। उसको वो लोग दिन में जो है 5 टाइम्स टेलीकास्ट करते हैं, मतलब 5 टाइम्स उसको रोल करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि ये जो है, ये जो एजुकेशन चैनल है वो प्रोग्राम चलता कहाँ से है? चलता कहाँ से है, किसी को पता है? कौन से सैटेलाइट यूज होती है? जल्दी से बता दो कौन सी सैटेलाइट यूज होती है। ओके, मैं बताती हूँ, जी सैट
15, ठीक है, याद कर लेना। GSAT-15 सैटेलाइट है, वो यूज होती है। अब GSAT का वो लोग फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। GSAT का फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आप लोग, ठीक है। अब ये कहाँ से ऑपरेट होती है, ठीक है, अगर वो पूछे कि ये ऑपरेट कहाँ से होती है, तो ऑपरेट कहाँ से होती है पता है किसी को? बायसैक गांधीनगर, ठीक है, ऑपरेट कहाँ से होती है? बायसैक गांधीनगर से ये जो है ऑपरेट होती है, ठीक है। अब इसमें जितना भी कंटेंट आता है, राइट, आपने देखा कि इतने सारे चैनल्स हैं, जितना भी कंटेंट आता है वो कंटेंट कौन देता है? वो कंटेंट जो है NPTEL, IITs, राइट, UGC, CEC और IGNOU, ठीक है, ये जो है सारे यहाँ से हम लोगों को उनके ऊपर का जो है कंटेंट मिलता है, राइट। अभी ये कैसे यूज होता है, ये कैसे यूज होता है, इसका जो एक पूरा वेब पोर्टल है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्वयं प्रभा क्या है, हमने IUCs पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पेड स्टूडेंट्स को मैंने कराया था। IUCs जो है वो इनफ्लिबनेट है, राइट, इनफ्लिबनेट भी एक तरीके का IUC है, वो भी यहाँ पे जो है कंटेंट्स को प्रोवाइड करता है, राइट। पूरा इनका जो वेब का पोर्टल है, वो पूरा का पूरा वेब पोर्टल कौन हैंडल करता है? वो इनफ्लिबनेट ही हैंडल करता है, जो कि एक तरीके का IUC है, राइट। चलो, अभी कभी हो सकता है कि वो ऐसा भी पूछ लें कि ये किस चीज के अंडर आता है, या हमने स्वयं प्रभा जो है वो क्यों चालू करने की कोशिश करी स्कूल एजुकेशन के लिए। तो हम लोगों ने ये जो है PM ई-विद्या, ठीक है, PM ई-विद्या के माध्यम से जो है हमने इसको चलाया। जो स्वयं प्रभा में जितने भी चैनल्स आते हैं, अभी जितनी भी एजुकेशन वगैरह आती है, वो सब PM ई-विद्या करके जो स्कीम है उसके अंडर चलती है, राइट। चलो, और कुछ किसी को ऐसा लगता है? अच्छा हाँ, आप लोग GSAT का तो मेरे को फुल फॉर्म दोगे ही, लेकिन बायसैक का भी आपको जो है मुझे फुल फॉर्म देना पड़ेगा। चलो, बायसैक का भी फुल फॉर्म एक बार नीचे दे देना। अब ये हो गया स्वयं प्रभा, ठीक है। अब स्वयं देख लेते हैं एक बार। चलो, स्वयं के बारे में किसको कुछ पता है बताओ? स्वयं के बारे में क्या पता है आप लोगों को, बताओ। PM ई-विद्या, यस एग्जैक्टली। PE विद्या नहीं डियर, PM ई-विद्या, PM ई-विद्या के अंडर आता है। चलो, स्वयं जो है, स्वयं भी एक तरीके का मूक्स है, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को मूक्स कराए थे, राइट। स्वयं भी जो है एक तरीके का मूक्स है, जहाँ पे हम लोगों को 9th से लेके PG तलक, ठीक है, 9th से लेके PG तलक के कोर्सेज मिलते हैं। वेरएज स्वयं प्रभा में हमने देखा 1 से लेके UG PG सब सारे कोर्सेज मिलते हैं हमको, ठीक है, फर्स्ट से सारे मिलते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल है सीखने के लिए, यस। अब इसके ना 3 क्वालिटीज होती हैं, वो 3 क्वालिटीज वो लोग हमेशा पूछते हैं। सबसे पहले एक्सेस, ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होना? अभी जैसे आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, राइट, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, आप उसको यूज कर पा रहे हो। तो सबसे पहले तो स्वयं इसलिए आया ताकि सारे ही लोग इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है, सारे ही लोग जो है इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट, इक्विटी होना, ठीक है, इक्विटी होना मतलब क्या कि सारे ही लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं सिर्फ जो सिटीज में उनको इन चीजों का बेनिफिट मिल रहा है, एकदम रूरल एरियाज में भी सबको इस चीज का बेनिफिट मिले, राइट। नेक्स्ट है क्वालिटी। अब आप देखो, अगर IITs और IIMs वाले इसमें कंटेंट दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को मिल रही होगी, राइट। तो ये जो है 3 उसकी क्वालिटीज हैं जो वो हमेशा पूछता है। इस बात का याद रखना, यहाँ पे इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं होके यहाँ पे इक्विटी है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? इक्वालिटी मतलब क्या, वो ना हमेशा इसका एक बहुत ऐसे फेमस सा इमेज आता है इक्विटी और इक्वालिटी को समझाने के लिए, कि जैसे मान लो ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, राइट। यहाँ पे एक मैच चल रही है इस जगह पे। अब ये तीनों ही वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अगर इतना सा स्टूल देंगे ना इसको तो वो पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इक्वालिटी है तो सबको हमने क्या किया, सिर्फ इतना ही स्टूल दे दिया, राइट। अब ये तो चढ़ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच पाएगा। अब ये जो है जैसे तैसे थोड़ा बहुत ऐसे आंखें से उसको दिखेगी, मैनेज कर लेगा, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होती है? इक्वालिटी होती है, ठीक है, कि सबको इक्वल मिले। लेकिन इक्विटी क्या होती है कि अगर ये सबसे छोटा है
तो इसको ऐसे 2 स्टूल दे दो, राइट, ताकि वो भी यहाँ तक पहुंच सके। इसको सिर्फ इतना ही दे दो और इसको थोड़ा सा और बड़ा दे दो ताकि ये भी यहाँ तक पहुंच सके। ये इक्विटी होती है, राइट, ये याद रखना। शार्क टैंक वाला इक्विटी नहीं है, ये शार्क टैंक वाला इक्विटी नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जितने भी पोर्टल्स चलते हैं, ठीक है, जितने भी पोर्टल्स चलते हैं, जितनी भी सारी चीजें आयोजित की जाती है यहाँ पे, ये भी नीति आयोग के द्वारा होती है, राइट। जितने भी यहाँ पे पोर्टल्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी उसमें फंडिंग वगैरह लगती है, वो जो है नीति आयोग देती है। ऑलमोस्ट अगर वो आपसे पूछे कि कितनी फंडिंग होती है, तो 25 लाख अप्रोक्सीमेटली जो है नीति आयोग उसकी फंडिंग देती है, राइट। और ये कहाँ से चलते हैं, ये बेसिकली जो ग्राम पंचायत है ना, ये जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको मिलता है ये, क्यों, चलाने के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे बच्चे आ सकें और आकर पढ़ सकें। बिकॉज देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इक्विटी है, राइट, इंटरनेट कनेक्शन सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है, मोबाइल फोन सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो नीति आयोग क्या करता है, ऐसे ग्राम पंचायत को जो है कुछ फंडिंग्स देता है, जहाँ पे वो लोग जो है एक सेंटर्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स। वो कॉमन सर्विस सेंटर्स में बच्चे आते हैं और आके जो है वो लोग प्रैक्टिकली चीजों को जो है पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चीजों का वो लोग ध्यान देते हैं। एक तो वो लोग वीडियोस देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस उनके पास होते हैं। स्टडी मटेरियल रहता है बच्चों के लिए, राइट, स्टडी मटेरियल रहता है उनके पास। डिस्कशन फोरम रहता है जहाँ पे वो लोग जो है टीचर्स के साथ डिस्कस कर सके। और दूसरा सेल्फ असेसमेंट होती है, यानी कि वो लोगों की जो है टेस्ट्स भी होती है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट होती है, यानी कि वहीं पे वो लोग बैठ के जो है टेस्ट्स वगैरह भी देते हैं। ऑलराइट, ये सारे ही कोर्सेज को कवर करता है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, स्वयं प्रभा भी ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करता है, ये भी सब सब्जेक्ट्स को कवर करता है एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को वो कवर नहीं करता है। और इसका एक मेन टैगलाइन है कि क्यों ये जो स्वयं है वो चला था, बिकॉज उनको क्या करना था, ब्रिज द डिवाइड, ठीक है, जो हमारे कंट्री में डिवाइड है कि एक जगह अगर मैं देखूं, दिल्ली में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स हैं, उनके पास सारी सुविधाएं, और एक जगह अगर मैं देखूं एक पंजाब के छोटे से गांव में सॉरी, जो बच्चों के पास है कोई सुविधाएं ही नहीं है, राइट। तो इस जो डिवाइड है हमारे बीच में, इस डिवाइड को जो है हमको भरना है, इसीलिए ये मेन जो है स्वयं और स्वयं प्रभा को लॉन्च किया हुआ था, राइट। 25 lakhs are given by नीति आयोग, yes। चलो अब यहाँ पे बस एक लास्ट चीज जो है बच जाती है। लास्ट चीज ये बचती है कि वो लोग उसमें आप लोगों से कभी कभी कोऑर्डिनेटर्स भी पूछ लेते हैं। ये जो कोर्सेज हैं उसको लेके हमारे पास 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो 9 कोऑर्डिनेटर्स भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। जैसे कोई मुझे बताएगा AICTE क्या देखता होगा। AICTE जो है वो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज को देखता है, ठीक है, सेल्फ पेस्ड कोर्सेज को और मैनेजमेंट कोर्सेज को भी देखता है। यहाँ पे अगर कोई भी मैनेजमेंट का बच्चा होगा तो उसको पता होगा कि उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कुछ AICTE से ही आया था, राइट। तो AICTE क्या देखता है, AICTE सेल्फ पेस्ड कोर्सेज और मैनेजमेंट के कोर्सेज को देखता है। NPTEL क्या देखता है, NPTEL इंजीनियरिंग कोर्सेज को देखता है, राइट। UGC क्या देखता है बता दो, UGC क्या देखता है बता दो। चलो, नॉन टेक कोर्सेज को देखता है वो, राइट, नॉन टेक कोर्सेज को UGC देखता है। CEC किसको देखता है, CEC UG कोर्सेज को देखते हैं। और कोई NCERT स्कूल को देखते हैं, राइट, NCERT स्कूल को देखते हैं। NPTEL इंजीनियरिंग को देखते हैं, यस। इग्नू आउट ऑफ स्कूल को देखते हैं, आउट ऑफ स्कूल के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सबको इग्नू देखता है। और IIM हो गया, IIM यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज को देखते हैं। और NTTR ये क्या करते हैं, ये टीचर्स की ट्रेनिंग को देखते हैं, राइट। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन 9 कोऑर्डिनेटर्स पे जो है स्वयं और स्वयं प्रभा चलता है, राइट। चलो मैम थोड़ा अच्छे से टाइप कीजिए प्लीज डियर, मेरी राइटिंग पर मत जाओ। ऑलराइट, राइटिंग पे मत जाओ आप लोग, मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो और अपने आप लिखते जाओ, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। आई होप ये जो है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से, स्वयं और स्वयं प्रभा क्या होता है। जितनी चीजें मैंने बताई उसके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं आता, बिकॉज और कुछ है ही नहीं,
लेकिन स्टिल अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो मेरे पिछले वाले प्लेलिस्ट हैं अगर आप उसमें जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बच्चों को एक एक चैनल भी कराया था कि कौन से चैनल पे जो है कौन सी चीज़ सिखाई जाती है, कितने न्यू चैनल्स हैं जो ऐड किए हुए हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने पढ़ाई थी। अगर आपको लगता है कि आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। चलो 8 ही हुए नहीं डियर, 9 हुए। AICTE हो गया, NPTEL हो गया, UGC हो गया, CEC हो गया, NCERT हो गया, NIOS हो गया, IIM हो गया और NTTR हो गया। 9 हो गए। चलो आई होप सारी चीजें क्लियर है। अभी हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, हम रिसर्च पे थे, अगर आप लोग भूले नहीं हो तो हम लोग जो है रिसर्च की क्लासेस कर रहे थे, राइट। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है वो देखा। अभी कुछ अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है जो सारे लोग करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, राइट। मैम चैनल का नेम प्लीज। डियर चैनल का नेम जो है आप पिछले वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है, राइट। चलो टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो सबसे पहला टाइप आता है फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक रिसर्च। किसी को पता है कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? अगर पता है तो बता दो, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च? देखो फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च भी बोलते हैं या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, राइट। ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये ना किसी भी नई इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं कि ये फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है, यानी कि प्योर रिसर्च है, यानी कि वो बेसिक रिसर्च है। ये बेसिकली किसी क्यूरियोसिटी, मतलब आप में जो जिज्ञासा है उसके कारण जो है क्या बोलते हैं स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। वाई? बिकॉज आप बहुत क्यूरियस रहते हो देखने के लिए, आपको नई नई इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों के पास जीरो नॉलेज है, आप जो है जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, राइट। अभी ये जो है यहाँ पे जनरलाइजेशन जो है वो दिखता है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जितनी भी फाइंडिंग्स निकालते हैं उसको हम क्यों निकालते हैं? बिकॉज हमको उसको आगे चल के जो है जनरलाइज करना रहता है, उसको आगे चल के हमको उसका सामान्यीकरण जो है वो करना रहता है, राइट। ये जो है बेसिकली लैब्स में होने वाली ये रहती है, एक्सपेरिमेंट रहती है, रिसर्च रहती है, जो भी लैब्स में हो रही है उनको हम लोग एक तरीका का फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो हम है हमेशा एक नई थ्योरी को डेवलप करने का सोचते हैं, एक नई थ्योरी या फिर किसी चीज़ का एक नया एंगल जो है निकालने का हम लोग उसको कोशिश करते हैं। ये बेसिकली ब्रांड्स और ब्रांडिंग में काम आती है। जब भी कोई मार्केट है, अगर मार्केट में कोई फर्म है जो खुद को इस्टेब्लिश करना चाहती है, अगर कोई न्यू फर्म आई हुई है, तो जिस तरीके की वो ब्रांडिंग अपनी बनाएगी, जिस तरीके का वो ब्रांड अपना बनाएगा, तो उसको हम लोग बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे। वाई? बिकॉज वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। अभी अभी आपने एक न्यू बेकरी खोली है, राइट। तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारे तरीके के कुकीज़ बनाने की कोशिश करोगे और फिर कोई कस्टमर आएगा उसको आप ऐसे ही पैकेट्स दे दोगे, राइट, फ्री में, कि थोड़ा सा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। दिस इज व्हाट, यहाँ पे आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपके कस्टमर्स हैं जो अंदर आ रहे हैं उनकी टेस्ट क्या है, राइट, वो कैसा फील कर रहे हैं, या उनसे आप फीडबैक ले रहे हो कि जो पैकेजिंग है वो कैसी थी, या पिछली बार आपने जो ऑर्डर लिया था वो कितने टाइम तक चला, खराब तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो जब भी आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब क्या करते हो? आप बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च को यूज करते हो, राइट। समझ में आ गया? चलो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो कि अल्कोहल कंजम्पशन कैसे आपके ब्रेन पे जो है इफेक्ट करता है, राइट, आपके ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हो तो, या फिर अगर आपको कोई नई डिस्कवरी करनी है ह्यूमंस के डीएनए को लेके, राइट, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? हम लोग उसको एक फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे, एक बेसिक रिसर्च बोलेंगे। अगर आपको जानना है कि स्ट्रेस लेवल्स जो है कितना आप लोगों को गुस्सा दिलाती हैं, जितने ज्यादा आप स्ट्रेस हो क्या आपको ज्यादा गुस्सा आता है, अगर आप कम स्ट्रेस हो तो कम गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक तरीके की
फंडामेंटल रिसर्च है। और भी जैसे कि कोई जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, जैसे कि लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, लड़की हो तुम बाहर नहीं जा सकती, ये सारी चीजें क्या है, ये आपको डिप्रेशन में लेकर आती हैं क्या। तो यहाँ पे ना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, राइट, वाई, जितनी भी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। तो जब भी आप किसी वाई, व्हाट, हाउ ऐसी चीजों का रिप्लाई करते हो, राइट, तो वो क्या होती है, वो एक तरीके की फंडामेंटल रिसर्च होती है, वो एक तरीके की बेसिक रिसर्च होती है, या फिर आप उसको प्योर रिसर्च भी बोल सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। बेसिकली अप्लाइड रिसर्च क्या होती है ना, आपके पास जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के साथ आप फेस कर रहे हो, और वहां पे आपने जो पीछे हो सकता है फंडामेंटल रिसर्च पे कोई रिसर्च की होगी, कोई आपने सोल्यूशन निकाला होगा, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई और थ्योरी उठा के आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे कोई नई थ्योरी को आप फॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट, जस्ट आप कोई थ्योरी उठाई, आपने वो थ्योरी उठा के आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे, राइट। हिंदी में भी उसको अप्लाइड ही बोलते हैं। अगर किसी को पता है हिंदी में उसका परफेक्ट नाम क्या होता है तो मुझे बता दो। नहीं डियर, कल क्लास नहीं हुई थी। ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर लिंक दे दीजिए। तो डियर जितने भी बच्चे पेड स्टूडेंट हैं जो भी टेलीग्राम पे हैं, प्लीज आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में एक बार क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप का लिंक डाल देना प्लीज, ठीक है, ताकि जो है सारे बच्चे एक्सेस कर सकें उस चीज़ को। अब बेसिकली हम जो अप्लाइड रिसर्च करते हैं ना, वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके या उन थ्योरीज को लेके, जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को हम इंक्रीज करने के लिए लेकर आते हैं, राइट। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च को यूज़ करते हैं। ये रिसर्च को भी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चलाती हैं। जैसे उनको मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ गई तो मैनेजमेंट की कोई थ्योरी उठा के उन्होंने जो है यूज कर ली। जैसे एडगर डेल का कोन था, राइट, कोन ऑफ लर्निंग था उनका। हमको पता है कि 90% जो है इंसान लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो आपकी टीचर ने क्या किया, आपकी टीचर ने आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जिसमें उन्होंने बोला कि आप जाओ जाके खुद से चीजें करो, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का उन्होंने कोई थ्योरी ली, उस थ्योरी को उन्होंने एक्चुअली में अप्लाई करके देखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये टाइम बाउंड होता है, ठीक है। वाई बिकॉज आपको भी पता है थ्योरीज चेंज होती रहती हैं। जो थ्योरी आज जो है ट्रू है, जैसी है, वो कल भी वैसी ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, एडिशंस होते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो अप्लाइड थ्योरी है ये टाइम बाउंड है, बिकॉज हो सकता है कि पहले के ज़माने में वो थ्योरी काम करती भी थी लेकिन आज के ज़माने में नहीं करती। वाई बिकॉज टाइम चेंज होते रहता है। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी में हमारे पास एक टाइम बाउंड रहता है, एक सीमा रहती है कि इसी टाइम तक आप जो है इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हो, राइट। और सबसे पहली बात, अगर वो आपको बोले कि ये कब यूज आती है, जब भी आपके पास कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है, राइट, आपको तुरंत किसी भी चीज को सॉल्व करना है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, तो जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, तुरंत वाली प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे जो आप थ्योरी को यूज करते हो, जो रिसर्च को यूज करते हो, वो होती है अप्लाइड रिसर्च। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल रिसर्च से बनती है, राइट। या तो फंडामेंटल रिसर्च से बनेगी या तो कंसेप्चुअल रिसर्च से बनेगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअली वो जो चीजें हमने रिसर्च में फाइंड आउट की फंडामेंटल रिसर्च में, उनको हम अप्लाई कर देते हैं, राइट। उनको एक्चुअली हम ऑपरेशंस में लाते हैं, यानी कि एक्चुअली हम यूज पे लाते हैं, एक्चुअल पॉपुलेशन में लाते हैं। वाई बिकॉज रिसर्च जो है वो सैंपल्स पे हो रही थी, राइट, लेकिन यहाँ पे हमने उसको एक्चुअल पॉपुलेशन पे लेके आया, यूज किया हम लोगों ने, राइट। अभी यहाँ पे क्यों, बिकॉज हम लोगों के पास ऑलरेडी ऐसे एविडेंसेस होते हैं, ऐसे हमारे पास प्रूफ्स होते हैं कि ये जो थ्योरी है ये यहाँ पे काम करेगी, राइट। इसीलिए जो है जब तक बेसिक रिसर्च नहीं होती है, फंडामेंटल रिसर्च नहीं होती, तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। वाई बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा, कोई प्रूफ ही नहीं होगा। तो अगर एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, जीरो से स्टार्ट करें तो वो अगेन फंडामेंटल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को वेरीफाई करते हैं, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको लेके हम लोग रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को या रियल लाइफ के सिचुएशंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। 9 कंटेंट होते हैं, कौन से 9 कंटेंट डियर? चलो इसके
बाद आता है हमारे पास एक्शन रिसर्च। मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट रिसर्च है ये एक्शन रिसर्च, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देख सकते हो कि एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें हमको क्या करना है, तुरंत एक्शन लेना होता है। तुरंत हम लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन चाहिए अभी, ठीक है, अभी के अभी। जब आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वो क्या होगा, एक्शन रिसर्च। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ना लोकल प्रॉब्लम के लिए होता है, ठीक है, लोकल प्रॉब्लम के लिए होता है। अगर किसी एक छोटे से गांव के किसी छोटे से पंचायत में एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे अगर उन्होंने किसी थ्योरी को अप्लाई किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एक्शन रिसर्च बोलेंगे। वाई, बिकॉज ये लोकल है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, अप्लाइड रिसर्च बड़े लेवल पे होती है और एक्शन रिसर्च छोटे लेवल पे होती है, एक लोकल लेवल पर होती है, राइट। इसमें भी हमारे जो सोल्यूशन है, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है, तुरंत प्रॉब्लम का हमको समाधान चाहिए होता है। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद से जो है उस चीज़ों को अप्लाई करता है। जैसे देखो, अगर आप अप्लाइड रिसर्च देखो, राइट, अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको बताया बड़े लेवल पे होती है, तो वहां पे जो एप्लीकेशन करेंगे ना वो हो सकता है कि एक्सपर्ट्स हो, राइट, वो हो सकता है कि एक्सपर्ट्स हो। अभी जैसे मान लो हमारे पास जीएसटी आया, ठीक है, तो जितना भी जीएसटी आया या जब भी नोटबंदी होती है, कोई नोट्स हैं वो आना बंद हो गए, प्रिंट होना बंद हो गए, या कोई भी नेशनल लेवल पर जब प्रॉब्लम होती है वहां पे भी तो हम कोई ना कोई थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे जो एप्लीकेशन आएगा वो अप्लाई करने वाले लोग कौन होंगे, वो लोग एक्सपर्ट्स होंगे। जैसे अगर मैं अभी बोलूँ, श्रीलंका में हमारे पास जो है क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो वहां पे जो है अगर जब भी वो लोग रिकवर करते हैं तो रिकवर करने के लिए उन्होंने भी कोई स्टडीज करी होंगी, उन स्टडीज का यूज किया होगा कि किस तरीके से जो है वो वापस से अपनी सिचुएशंस को बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। तो वहां पे जब एप्लीकेशन होगा तो कोई एक्सपर्ट्स करेंगे, लेकिन एक्शन रिसर्च क्योंकि लोकल है, ठीक है, आपकी लोकल प्रॉब्लम है, तो वहां पे जो रिसर्चर है वो खुद से जो है एक्शन लेता है, वो उन चीजों को जो है यूज खुद करता है, ठीक है, और खुद से वो लोग जो है स्टेप्स लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं और जो उनका प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, राइट। चलो, जैसे कि अगर कोई फोर्थ ग्रेड की जो क्लासरूम है उसकी जो है आपको सीटिंग चेंज करनी है, आपको लगता है कि ऐसा सीटिंग चेंज करेंगे तो उनका जो है पढ़ने का मन ज़्यादा करेगा, मतलब उनका जो है लर्निंग में हेल्पफुल ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग होने लगेगी। अगर आप लोगों देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि गर्ल्स की जो है अलग से सीटिंग होती है और बॉयज़ की सीटिंग अलग से होती है, लेकिन अगर किसी टीचर को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दोनों को एक साथ बिठा दूँ, तो अगर मैं दोनों को एक साथ बिठाती हूँ तो हो सकता है कि उनकी लर्निंग जो है थोड़ी सी बेटर हो जाए, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो जो दोनों है साथ में बैठ रहे थे और साथ में बैठ के उनको लगता है कि वो दोनों दिन भर बातें ही करते रहते हैं, तो अगर उनको मैं अलग अलग बिठा दूँ तो हो सकता है उनकी लर्निंग जो है बेटर हो। तो ये किसी एक क्लासरूम में, किसी एक स्कूल के किसी एक टीचर ने जो है कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए सोचा, तो ये क्या हो गई, ये बहुत लोकल, एकदम छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, बहुत लोकल सी प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एक्शन रिसर्च बोलेंगे, जहां पे टीचर ने कोई चीज करने की कोशिश करी लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे, राइट। अगर हम लोग उनको स्ट्रक्चर्ड होमवर्क देते हैं तो क्या उनका अचीवमेंट बढ़ता है, मतलब डेली बेसिस पे अगर हम उनको होमवर्क देते हैं तो क्या उनकी अचीवमेंट्स बढ़ेगी, क्या उनके जो है ग्रेड्स वो अच्छे आएंगे। अभी ये भी बहुत ज़्यादा लोकल हो जाता है, वाई, बिकॉज हर एक बच्चे का जो है कोप करने का तरीका अलग होता है, हो सकता है कुछ बच्चों के साथ हो भी, कुछ बच्चों के साथ ना भी हो, राइट। या फिर ऐसे बोले कि अगर कोई सिस्टम बनाए कि जहाँ पे उनको फॉर्मेटिव फीडबैक मिल सके। अभी ये हमने किया था टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में टीचिंग में, तो आप लोग मुझे बताओ कि फॉर्मेटिव फीडबैक क्या होता है। एक्शन रिसर्च मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, यस एग्जैक्टली, एक्शन रिसर्च में हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। चलो, फॉर्मेटिव लर्निंग क्या होता है या फॉर्मेटिव फीडबैक अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, बताओ। ड्यूरिंग द क्लास, राइट, जब प्रोसेस आपकी चल रही है
तो ड्यूरिंग द क्लास जब आप उनको फीडबैक्स दे रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे से चल रहे हो, राइट, अगर ड्यूरिंग द क्लास आप उनको कोई भी फीडबैक दे रहे हो तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मेटिव फीडबैक हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल ये भी है कि फॉर्मेटिव फीडबैक से 8th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग इंप्रूव हो सकती है, राइट। तो ये भी क्या है, 8th स्टैंडर्ड के किसी एक टीचर ने किसी एक स्टूडेंट के लिए जो है सोचा, कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सोचा, तो ये भी एक लोकल प्रॉब्लम हो गई, ये भी एक एक्शन जो है रिसर्च हो गया, राइट। चलो अभी नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ है वो एज इट इज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने अगर सोल्यूशन में आपने देखा कि आपको ऐसा लगता है, मान लो डव साबुन है, ठीक है, मान लो एक डव सोप है, वो डव सोप पे आपने देखा बचपन में किसने वो टेस्टिंग की थी, टीचर किसी तरीके का पेपर देती थी, राइट, उसको हम जो है अलग अलग चीज़ों पे रख कर देखते थे। अगर वो एसिडिक होता था तो वो पिंक या रेड कलर के जैसा टर्न हो जाता था, और अगर वो बेस होता था तो वो ब्लू कलर का हो जाता था। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में, राइट, अलग अलग चीजों पे हम लोग वो टेस्टिंग पेपर को रख के देखते थे और फिर देखते थे कि वो पिंक हो रहा है कि ब्लू हो रहा है। तो आपके दिमाग में है कि डव है यार, डव तो वो दावा करते हैं कि एक मिल्क सोप है, ठीक है, डव ये दावा करते हैं कि मिल्क सोप है, पीएच पेपर होता था, यस, तो वो दावा करते हैं कि मिल्क सोप है, तो मतलब मुझे पता है कि इसका जो कलर है वो तो ब्लू ही होगा, राइट। लेकिन जब आपने टेस्ट किया तो आपको दिख रहा है कि उसका जो कलर है ना वो पिंक या रेड होने लग रहा है, राइट। तो आपको ये बात हजम नहीं होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपने क्या किया, जब आपने रिपोर्ट करा ना, तो रिपोर्ट करते टाइम आपने ब्लू रिपोर्ट कर दिया उसको, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी रिजल्ट आती है ना वो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि भैया पिंक आई तो पिंक ही लिखो, रेड आई तो रेड ही लिखो, ब्लू आई तो ब्लू ही लिखो। इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है, ये सिर्फ बताता है, सिर्फ चीज़ों का वर्णन करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, कैसे थी, कब थी, किसके साथ थी। ये बेसिकली जो है आपकी बाजू वाली आंटी है, राइट, वो बाजू वाली आंटी एकदम ऐसे दूरबीन लेके बैठे रहते हैं खिड़कियों पे और देखते रहते हैं कि आप कब आए, किसके साथ आए, कौन आपको छोड़ के गया, कितने बजे छोड़ के गया, कितने दिन तक कंटिन्यू छोड़ के गया, आज आया नहीं, लगता झगड़ा हुआ होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। तो सिर्फ ऐसी रिसर्च जो सिर्फ वर्णन करे चीज़ों का, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, राइट। चलो ये क्या करती है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का काम करती है, सिर्फ रिपोर्ट बनाने का काम करती है कि जो चीज़ जैसी थी वैसी उन्होंने आपको दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल नहीं करते हो, किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप कंट्रोल नहीं करते हो। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट में आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो, राइट। हमने देखा था कि ट्री और सॉइल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सन में, प्लांट में, तब हमने देखा कुछ चीज़ों को हम लोग कंट्रोल में रख रहे थे, सेम खाद दे रहे थे, सेम उनको हम लोग जो है पॉट का साइज सेम था, राइट, उनको पानी हम लोग सेम तरीके से दे रहे थे, सेम शेड दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनमें हम कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं करते, बस डिस्क्राइब कर देते हैं जैसा वो है, ठीक है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, हम लोग जो है खुद के बारे में नहीं सोचते, हमको जो राइट लगता है, मतलब जो हमारा ओन राइट है उसको हम नहीं देखते, लेकिन जो है बस उसको हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, राइट। अब इस मेथड को, अगर ऐसा कोई भी मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई फील्ड सर्वे के लिए जाएं, ठीक है, हम लोग कोई केस स्टडी पे जाएं। अब केस स्टडी है, वो केस स्टडी में कोई बोल रहा है कि 100% यहाँ पे जो है पैदा हुए थे। अब जैसे मान लो हम लोग श्री राम के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनको लगे कि श्री राम जी अयोध्या में तो थे, लेकिन हम तो महाराष्ट्र से हैं, राइट, हमको हमारे महाराष्ट्र की भी शान बढ़ानी है, तो कोई बोल दे कि श्री राम जो है वो अयोध्या नहीं आए थे बल्कि महाराष्ट्र आए थे। तो ऐसा नहीं कर सकते। जब भी हम केस स्टडी करते हैं तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, एज इट इज जहाँ वो आए थे वैसा ही दिखेंगे, जब वो पैदा हुए थे तभी हुए थे, ठीक है। जब जो है चीजें हुई थी, जैसे घटनाएं घटी थी, जैसा वो केस हुआ था, सेम एज इट इज वैसा ही बोल देते हैं। और सेम इज विद इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में भी ऐसा ही होता है, जो इंटरव्यू ने बोला वही लिखोगे, राइट, अपने मन से कहानियां नहीं बना कर आओगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस एचआर आपकी जो है फ्रेंड होगी, तो वो आपके सामने बैठी तो है, आपका इंटरव्यू ले
तो रही है लेकिन वो नोट्स में वही लिख रही है जो उसको लिखना है, राइट? वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग सिर्फ मेयर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जो है उसको रिपोर्ट कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, राइट? यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन जो है नहीं होता है। और यहाँ पे जो है जब भी हम लोगों को ट्रेंड एनालिसिस करना होता है ना, जब भी ट्रेंड एनालिसिस होता है कि जैसे फैशन फील्ड में ये बहुत बार होता है, ठीक है, फैशन फील्ड में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत बार की जाती है कि 90s से जो है 1990s से कैसा फैशन शुरू हुआ और आते आते 2020s पे कैसा आ गया, राइट? तो वो लोग, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार रील्स भी देखी होगी, अभी कोविड के टाइम पे जो है ऐसे तरीके के फिल्टर्स भी आ गए थे कि 1990s पे जो है हीरोइंस ऐसे दिखती थी, उनके बाल वाल चेंज करके, राइट, लिपस्टिक विपस्टिक का कलर वलर चेंज करके। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ट्रेंड एनालिसिस होता है, सिर्फ डिस्क्राइब करके बताता है आपको एज इट इज जो चीजें थी, राइट? चलो, जैसे कि आपको चेंजेस देखने हैं सोशल एटीट्यूड में जेन जेड के 2022 से 2023 तक, ठीक है, जो भी हमारा जनरेशन जेड है, जो अभी नया हमारा जो जनरेशन आया है जेन जेड, उसके अगर आप लोगों को बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में चेंजेस देखने हैं 2020 से लेकर 2032 तक, तो आप क्या करोगे, अभी से 2022 से जो है आपने उसको लिखना स्टार्ट किया होगा और 2032 तक आप क्या करोगे, सिर्फ लिखते रहोगे कि उनके जो है बदलाव कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, राइट? तो ये क्या होगी, एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। नेक्स्ट आती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, राइट? एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन डेप्थ, बिल्कुल एकदम डीप में जाके, इन डेप्थ में हम जाके यहाँ पे किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओ, राइट, किसी महंगे से आप रेस्टोरेंट में लेके जाओ और आप उनके लिए कोई ऐसा अच्छे सा कोई डिश को जो है प्रेजेंट करो, तो वो क्या करेंगे, वो इसको देख के बोलेंगे पहले पहले तो ये भी कोई डिश है, राइट, इतनी महंगी। गुणप्रिया जी, यहाँ से सारी चीज़ें बरोबर हैं, मुझे लगता है आपके साइड से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आप प्लीज़ आपका वीडियो को रिफ्रेश कर लो, ओके? डियर, जो अभी एप्लीकेशन आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं वो फरवरी के लिए हो रहे हैं, जून के जो है वो फेब के एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही वो लोग एप्लीकेशन जारी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? फेब में होंगे डियर, फेब में। चलो, तो वापस आते हैं हम लोग हमारे एनालिटिकल रिसर्च पे, जिसमें क्या होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है? अब विश्लेषण होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, लॉजिक लगाते हो, आपका रीजनिंग लगाते हो, जो भी पहली चीजें हो चुकी हैं, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास डेटा अवेलेबल है कि यहाँ से जो है चीजें शुरू हुई थी। यहाँ पे हम ना जब भी क्रोनोलॉजी को जो है देखते हैं, क्रोनोलॉजी की जब भी हम स्टडी करते हैं, तो हम बेसिकली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको पता चले कि मोहनजोदाड़ो हमारे पास पहले था, या हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले बना, या कौन सी सिविलाइजेशन पहले बना, या जैसे हम लोग क्रोनोलॉजी भी बनाते हैं कि पहले ये भगवान आए, फिर ये भगवान आए, फिर ये भगवान आए, फिर ये भगवान आए। तो ये क्या है, ये हम एनालिसिस करने की कोशिश करें, हमको कोई पत्थर मिला कहीं से, नीचे से कोई ऐसी पुरानी चीज मिली, राइट, डिगिंग करते करते पानी में से कोई ऐसी पुरानी चीज मिली, तो हम क्या करते हैं, उनसे एनालिसिस करके, अपना थिंकिंग करके, अपना लॉजिक लगा के फिर ये सोचने की कोशिश करते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके की चीजें हुई होंगी, राइट? जैसे बहुत सारी चीजें हमको पता होती है कि जो है गोवर्धन पहाड़ जो है कृष्ण भगवान जी ने उठाया था, राइट? तो ऑफ कोर्स आपने, मैंने, मेरी दादी ने, या दादी की भी दादी ने, उनकी भी शायद दादी ने कभी देखा थोड़ी था उनको, राइट? ये क्या है, हम लोगों ने भी ऐसे वहाँ की चीज़ों को देख के, वहाँ के पत्थरों को देख के, थोड़ा बहुत सुन के, थोड़ा बहुत जो स्क्रिप्ट्स हैं जो इमारतों पे लिखी हुई होती हैं, या जो ड्राइंग्स हैं, जो पोर्ट्रेट्स हैं, जो भी इमारतों पे पुराने पुराने कार्व किए हुए रहते हैं, स्कल्प्ट किए हुए रहते हैं, बनाए हुए रहते हैं, उनको देख के हमने खुद की थिंकिंग लगा के, खुद का लॉजिक लगा के फिर एक स्टोरी सी फॉर्म की, अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा हुआ होगा।
तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं, जहाँ पे हम लॉजिक और रीजनिंग का भी जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बिल्कुल डीप में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। हम लोग एक एक वेरिएबल को जो है अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक पूरी की पूरी स्टोरी बना देते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो आलोचना है वो भी करना अलाउड है, और इवैल्यूएशन करना भी अलाउड है, यानी कि मूल्यांकन करना भी अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं, चीज़ों को हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हम लोग इवैल्यूएशन भी करते हैं, बिकॉज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन करना तो जायज़ है, चलता है। जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हाउ और वाई, ठीक है, हाउ और वाई इस चीज़ का अगर आप लोगों को वो रिजल्ट देती हैं तो वो क्या है, वो एक तरीके की एनालिटिकल रिसर्च है, ठीक है। चलो ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च अब उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो है को किसी चीज़ को क्वांटिटी को दिखा रहा है, राइट, किसी चीज़ का मेजरमेंट दिखा रहा है, वो किसी क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मेजरमेंट्स हो, वो जो है कोई मात्रा दिखाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। ये बेसिकली नंबर्स से रिलेटेड होती है, राइट। ये नंबर्स दिखाएगी कि जो इवेंट था, ठीक है, मान लो कोई गोवा में है जो घूमने गया है, वो लोग जो है वहाँ पे कसिनोज बहुत फेमस होते हैं, तो कसिनोज को वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी कसिनो है ज़्यादा चलती है तो क्यों चलती है। तो ये क्या है ना, क्यों का वाई का ये जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का ये जवाब देगा जिसको आपको वाई को फाइंड आउट करने में आसानी हो। जैसे वो आपको नंबर्स बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग डैडी कसिनो से है, कितने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइम पे जाते हैं, राइट, वो जा रहे हैं जिनका पॉकेट मनी कितना मिलता है उनको, यानी कि उनका जो फाइनेंशियल लेवल है वो कैसा है, उनका एजुकेशन कैसा है, राइट। तो ये बाकी सारी चीज़ों को बताएगा, जिन सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम वाई का आंसर दे सकते हैं कि अगर बिग डैडी ज़्यादा चलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्यों चलता है, राइट। तो ये बाकी सारे नंबर्स दे देगा। तो ये बेसिकली कंसर्न होता है नंबर्स से, जहाँ पे हम जो है कोई भी स्टडी कर रहे हैं, हर कोई स्टडी को, हर किसी फिनोमेना को हम सिर्फ नंबर्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक बात बोलूँ तो रैंक्स में भी हम लोग उसको जो है कर सकते हैं मेजर, राइट। अब ये डिडक्टिव इन नेचर होता है, डिडक्टिव इन नेचर वाई पे किसी नंबर से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स कोई थ्योरी होगी, उस थ्योरी को उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा के बाद वो रिजल्ट देगा, रिजल्ट नंबर्स में देगा, राइट, कि ऐसे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आए। जैसे मान लो अगर कोई भी उनको रिसर्च करना है कि 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं वो 10th के लिए जो है 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं, राइट। तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे स्कूल्स में जाएगा, फिर स्कूल्स में जाने के बाद वो देखेगा कि ऐसा सच में कितने नंबर ऑफ बच्चों के साथ है। तो ये क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को टेस्ट कर रहा है, लेकिन अगेन नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। वो जो डिटेल्स देगा वो अगेन वो नंबर्स के फॉर्म में देगा। अब इसके स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत सारे जो है आजकल सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आपको अलग अलग बैठ के एक एक स्कूल को, एक एक स्टूडेंट को बैठ के गिनना नहीं, राइट। बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे स्टैटा हो गया, आर हो गया, ठीक है, ये बहुत फेमस है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो आपके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए। जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रेशो, एनालिसिस, जितनी भी सारी चीज़ें, वो सब आप इन सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हो, राइट। गुणप्रिया जी डियर, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे साइड में, हो सकता है आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, आप प्लीज उसको रिफ्रेश करो, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तरीके के रिसर्च पे आते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक रिसर्च, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे क्वांटिटेटिव में हमको सिर्फ नंबर्स पता चल रहे थे, यहाँ पे जो है हमको क्वालिटी भी पता चलेगी। अब क्वालिटी से व्हाट आई मीन कि आप जो है आप किसी की ना फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। आप क्या करोगे, आप मेयर ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसी भी चीज़ की फीलिंग से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम नंबर्स में जो है नहीं बता सकते, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप जो है कल के क्लास से खुश हुए तो कितने खुश हुए, 1 खुश, 2 खुश, 3 खुश, 4 खुश, 5 खुश, ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट, कि 10 में से मैं 6 टाइम्स खुश हुई, 7 टाइम्स खुश हुई, राइट। तो इन चीज़ों को हमको, लेकिन तब भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है, राइट, तो उनको हम नंबर्स में कैसे रिसर्च कर सकते हैं, तो उन रिसर्च करने के लिए भी कोई ना
कोई टाइप की रिसर्च चाहिए तो वो टाइप की रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जहाँ पे हम ऐसी फिनोमिना जिनको नंबर से जो है मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे मेजर करते हैं, राइट। यहाँ पे बेसिकली फिनोमिना को रीड करते हैं। फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जो ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। किसी परिघटना को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे मेन हमारा जो काम होता है वो मेन हमारा काम ऑब्जर्वेशन का होता है। ऑब्जर्व करते हैं और एकदम डिटेल्ड में जो हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था वो भी किस तरीके से डिस्क्राइब करा था चीज़ों को, यहाँ पे भी हम जो है डिटेल में चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। चलो क्वालिटेटिव मैनर में हम करते हैं, नंबर्स के आगे हम जा सकते हैं, बियॉन्ड नंबर्स जो हम है जा सकते हैं। ये इंडक्टिव इन नेचर होती है। अगर क्वांटिटेटिव डिडक्टिव थी, वहाँ पे हम थ्योरीज को टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम थ्योरीज को फॉर्म करते हैं, थ्योरीज को बनाते हैं, राइट। बिकॉज सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ नंबर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक थ्योरी को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसीलिए इंडक्टिव इन नेचर होती है। ये सोसाइटी को रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों में जो है यूज आती है, और यहाँ से हम जो है थ्योरीज के अराउंड काम करते हैं, राइट। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। डियर क्या रिपीट करूं, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, क्या रिपीट करूं बताओ। देखो एक बार क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बता देती हूँ। जो क्वांटिटेटिव है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मात्राएं को देखते हैं। ये बेसिकली सिर्फ नंबर्स से रिलेटेड होता है। ये आपको किसी भी चीज़ के नंबर्स ला के दे देगा, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, सिर्फ नंबर्स ला के दे देगा, राइट। ये सब कुछ नंबर्स में होता है, ये डिडक्टिव इन नेचर होता है। और आजकल क्वान्टिटेटिव रिसर्च के लिए कुछ तरीके जो है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो भी आते हैं, जैसे स्टैटोर आर आप ले लो, ये जो है कुछ सॉफ्टवेयर हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, SPSS होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि गुणात्मक रिसर्च। ये नाम से ही बता रहे हैं कि ये गुणों को बताएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताएगा, फीलिंग्स को बताएगा, वो सब कुछ बताएगा जो नंबर्स के बाहर जाता है, नंबर्स के परे जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो गुणात्मक बताएगा, वो सारी चीज़ें क्वालिटेटिव बताएगा, राइट। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक फिनोमेना की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक परिघटना को हम क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वो डिडक्टिव इन नेचर था, ये इंडक्टिव इन नेचर होता है। वहाँ पे हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम थ्योरी को फॉर्म करते हैं, थ्योरी को बनाते हैं, राइट। मैम फंडामेंटल और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क होता है। डियर देखो, फंडामेंटल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करें। क्वालिटेटिव में आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो, राइट। थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज हो, आप उसका कुछ डिफरेंट यूजेस खोजने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके अंदर एक कोई अलग एंगल जो है बिठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे। तो लेकिन जब भी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कुछ आपको कुछ भी इसके बारे में पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसको हम लोग फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अभी जो है रोबोटिक्स पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रोबोटिक्स पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके की रोबोट्स बन चुके हैं, राइट। बीच में एक ह्यूमन रोबोट थी, एक ह्यूमन रोबोट थी जो बहुत फेमस हुई थी, अभी मुझे उसका नाम नहीं पता। वो लेडी थी, मतलब बाकायदा ऐसे लेडी जैसे दिखती थी। उसके जो है रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू वगैरह भी लिए थे, और वो हमारे इंडिया में भी आई थी, राइट। तो जब भी आप ऐसे किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, जैसे रोबोटिक्स है, वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि किसी ने एक लेडी रोबोट बनाई थी। अब आप सोचो कि आपको कोई एनिमल के ऊपर रोबोट बनाना है, ठीक है, कोई ऐसा एनिमल जो रोबोट जैसा हो। अब यहाँ पे ये भी एक न्यू स्टडी है, ठीक है, एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है, क्योंकि वो ह्यूमन से रिलेटेड थी, एनिमल से रिलेटेड है। ऑफकोर्स वहाँ पे चीज़ें अलग हुई होंगी, यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ बेस है, राइट। रोबोटिक्स क्या होते हैं इन जनरल आपको पता है, तो वो क्या होगा, वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। वेयरएस कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, जैसे उस दिन हम लोग ये कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कोई कहता है कि उनको तारे नहीं पसंद है, तारों को नीचे लेकर आओ, राइट। तो अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च करते हो कि कैसे मैं तारों को नीचे लेकर आ सकता हूँ, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सो एंड सो, तो ये बिल्कुल एक नया फील्ड है जिसमें किसी को भी जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो नॉलेज है, राइट। हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के सिंगर्स को छोड़ के बाकी सबके पास जो है जीरो नॉलेज है इस चीज़ का।
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च, ठीक है, वैचारिक रिसर्च। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप रिसर्च कर रहे हो ना, आपके कोई कंसेप्ट हैं जो फॉर्म हो रहे हैं। जैसे पिछली बार के बच्चों को भी मैंने बताया था, आप लोग भी एक बार जाके देख लेना, बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है ना, बीबीसी आप लोगों को पता होगा, तो ये जो बीबीसी न्यूज़ चैनल है, इन्होंने जो है न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को एक एक्सपेरिमेंट में डालने की कोशिश की थी। जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और एक फेदर है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब मैं एक हाइट से बॉल को और फेदर को नीचे फेंकती हूं, तो सबसे पहले नीचे क्या गिरेगा, बॉल गिरेगा कि फेदर गिरेगा? बॉल गिरेगा सबसे पहले कि फेदर गिरेगा? बॉल फर्स्ट गिरेगा, राइट। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो रूम है, वो रूम में एयर बिल्कुल भी नहीं है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, हमने जो ऑक्सीजन था, जो एयर थी, वहां से पूरी वैक्यूम से निकाल दी, बाहर निकाल दी। अब मुझे बताओ क्या गिरेगा, बॉल पहले गिरेगा या फेदर पहले गिरेगा? दोनों साथ में गिरेगा, एग्जैक्टली। जब हम लोग एयर को निकाल देते हैं, जब हम लोग एयर को निकाल देते हैं, वैक्यूम को निकाल देते हैं, तो दोनों ही साथ में गिरेंगे। वाई? बिकॉज न्यूटन ऐसा कहते हैं कि जो भी ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी सबके ऊपर सेम फोर्स में काम करती है, राइट, सेम फोर्स में काम करती है। यही सेम एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने भी करके देखा। एक बिल्डिंग में जाके उन्होंने जो है 2 बॉल्स को नीचे एक साथ फेंका था। इसको लेके उन्होंने जो है वो ग्रेविटी का पता लगाने की कोशिश की। तो ये क्या है, उनका कंसेप्ट लेके, जो थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, उनका कंसेप्ट को लिया हमने, और कंसेप्ट को यूज करके हमने जो है कोई अलग से ही चीज बना दी। जैसे जितने भी आप राइड्स पे जाते हो, ठीक है, बड़े बड़े मैरी गो राउंड होते हैं बहुत। अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे मैजिका वगैरह है, उसमें ऐसे जो झूले होते हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ आपको ले जाते हैं, फिर ले जाके छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन वो छोड़ते हैं तो आप एकदम धड़ाम से आके नीचे गिरते नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, उन थ्योरीज को हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि हम लोगों ने बचपन में जो है हाइपोटेनस पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ा था, तो उसको एक्चुअली में जो है इंजीनियर्स उन कंसेप्ट का यूज़ करके ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, आपके बिल्डिंग्स में आपकी गाड़ियों को चढ़ाने के लिए जो है स्लोप वगैरह को बनाते हैं कि कितना स्लोप परफेक्ट होगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, एक थ्योरीज है, उन कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई चीज का जो है आविष्कार कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल रिसर्च बोलेंगे। ये बेसिकली फिलोसोफर्स लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिलोसोफर्स लेते हैं, एक तरीके का थिंकर्स लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग आइडिया को री इंटरप्रिटेट करते हैं, एक नए तरीके के, एक नई नजरिए से दिखाने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे रिफॉर्मर्स रहे हैं इंडिया में, यानी कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग रहे हैं, महात्मा गांधी, जितने भी आपको याद आते हैं रिफॉर्मर्स जो भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, सेम कंसेप्ट, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं थे। अगर मैं आपको बोलूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कुछ भी नहीं है, हमने सारी की सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज से ली हुई है। हमारा लॉ कैसा होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी चाहिए, हमारे सिटीजन्स कैसे काम करने चाहिए, हर चीज़ पे एक अलग अलग लॉ हमने किसी न किसी कंट्री से जाके उठाया है। तो ये क्या है, हमने वही चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्टिंग आइडियाज हमारे पास थी, उनको हमने री इंटरप्रिटेट किया, यानी कि दोबारा से हम लोग लेकर आए, राइट। उनके जो कंसेप्ट हैं उनको हमने यूज़ किया। यहाँ पे हम जो है मार्केट फिनोमेना को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर बिजनेस में आप इस चीज़ का यूज़ करना चाहो, तब भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज कुछ नया हम लोग ला ही नहीं रहे हैं, राइट, कोई न्यू हम लोग ला ही नहीं रहे हैं, हम लोग बस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का कंसेप्चुअल रिसर्च हो गया, राइट। जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूटन की जितनी भी थ्योरीज थी ग्रेविटी को लेके, मोशन को लेके, आइंस्टाइन के जितने भी कंसेप्ट थे, जब भी हम उनको कंसेप्ट को यूज करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल रिसर्च बोलेंगे। ऑलराइट, चलो,
तो आई होप आप लोगों को जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और होती है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं वाई बिकॉज बहुत आसान सा है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में क्या होता है, मान लो एक वेडिंग है, ठीक है, कोई एक वेडिंग है जहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आपको एनालाइज करनी पड़ती है। सारी चीज़ों की आपके पास एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है, राइट। कौन सा काम मामा जी करेंगे, कौन सा काम फूफा जी करेंगे, कौन सा काम पापा जी करेंगे, राइट, कौन सा काम बच्चे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो जब भी हम कोई ऐसी रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं जिसमें सबका रोल और सबका जो है दायरा, एक सीमा क्रिएट की होती है, बाउंड्रीज क्रिएट की होती है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च बोलते हैं। और उसका ऑपोजिट होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, कोई भी चीज़ जो है लाई हुई नहीं है, दिखाई हुई नहीं है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बस हमने सोचा कि इस चीज़ पे हमको रिसर्च करना है और हम बस चले गए। जैसे मान लो अगर आप कोई फील्ड पे स्टडी कर रहे हो, राइट, आप किसी फील्ड पे स्टडी कर रहे हो, पर उस फील्ड पे जाके ही आपको पता चलेगा कि आगे मेरे को क्या करना है, राइट। अभी घर पे बैठे बैठे आपको नहीं पता चलेगा। जैसे अगर मैं नासा बोल लूँ, जब भी वो लोग पहली बार स्पेस में जा रहे थे, उनको पता थोड़ी ना था कि स्पेस में जाके होने क्या वाला है। तो जब तब रिसर्च की गई थी, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च थी, राइट। या फिर मैं उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल सकती हूँ कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड थी। यहाँ से वहां तक जाने का, कैसे पहुंचेंगे, वो चीज़ें हमको पता थी, वो चीज़ें हमने जो है अपने साथ कैरी करी, वो सारी चीज़ों को हमने डिसाइड किया पहले ही। लेकिन वहाँ जाके क्या होगा एक्चुअली में, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर कैसा है, हमको नहीं पता होता है। तो वो क्या होती है, वो एक तरीके की अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च हो जाती है, राइट। चलो, तो अभी आपका डीआई का क्लास होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस। जिस किसी का भी अभी डीआई का क्लास है, आप लोग जाओ, जाके अटेंड करो। और किसी ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था मैम आपके प्रीवियस वीडियोस को कैसे लाएं, तो डियर प्लेलिस्ट में जाके आप जो है पुराने क्लासेस को देख सकते हो, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। अभी आपका डीआई का क्लास है, आप लोग जाके अटेंड करो क्लास को। इसका मैं पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे और साइट पे डाल दूंगी, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक कर देना क्लास को, और कमेंट करके भी बता देना कि क्लास कैसे लगी।